नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत करें महाराष्ट्र से, जहां पर अब इस बात के आसार लग रहे हैं कि जल्दी ही लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है और वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है। खबर यह भी है कि उद्धव सरकार कल इस बारे में ऐलान कर सकती है। अगर ये लॉकडाउन लगा तो सुबह सिर्फ 7 से 11 बजे तक ही परचून, किराना, जरूरी सामान, फल, सब्जी, दूध की दुकानें खुलेंगी। मेडिकल स्टोर छोड़कर सब दुकानें बंद की जा सकती हैं। एक शहर से दूसरे शहर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा सकती है, केवल बेहद ज़रूरी काम को छोड़कर ही। और 25% छूट वाले निजी दफ्तरों पर पूर्ण रोक, सिर्फ स्टिकर वाली गाड़ियां ही सड़कों पर निकलेंगी। 10वीं की परीक्षा वहां रद्द कर दी गई है। 12वीं की परीक्षा पर फैसला बाद में होगा। सुबह 11 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक सभी पाबंदियां जनता कर्फ्यू की तरह ही होंगी और पूर्ण लॉकडाउन मई के पहले हफ्ते तक रह सकता है। आपको बताएं कि धीरे धीरे करके महाराष्ट्र में पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। सख्ती जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ाई जा रही है ताकि लोग मानसिक रूप से अपने आप को आने वाले संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार कर सकें। वैसे तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछली बार जो बात की थी उसमें इससे इनकार किया था, लेकिन इस बार सारे मंत्रियों की ये राय है कि इस बार संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जिस तरह से हालात वहाँ बिगड़ रहे हैं उन्हें संभालने के लिए उन्हें लगता है कि ज़रूरी है कि पूरी तरह से लॉकडाउन पूरे महाराष्ट्र में कर देना चाहिए। और मुंबई के एक डॉक्टर अस्पताल के हालात बताते हुए बेलख पड़ी। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे हालात कभी नहीं देखे। We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we really don't want any of you to be in that situation. और हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मुंबई से इस खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या इस बात को मान करके चला जाए कि जल्दी ही पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें अब कोई शक नहीं बचा है। ये तो आज फॉर्मेलिटी थी और 9वीं का इंतज़ार किया जा रहा है अखिलेश, क्योंकि 9वीं मेरे को बोलने में अब मैं शायद अच्छे से बोल पाऊंगा। तो 9वीं का इंतज़ार किया जा रहा था कि 9वीं आ जाए, उसके बाद ये ऐलान कर दिया जाए। ये दरअसल जो पहले लॉकडाउन चल रहा था, आप मेरे पीछे के से समझ जाएंगे कि लॉकडाउन कैसा चल रहा था। मैं अपने साथी राजेंद्र दयालकर को भी बोलता हूँ कि ये देखिए, ये लॉकडाउन है, मतलब इसमें गाड़ियां चल रही हैं। शाम के 7:30 से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हो चुका है, फिर भी आपको ट्रैफिक दिख जाएगा। कुछ जगहों पे तो, कुछ चेक नाकों पे तो ट्रैफिक जाम भी हो रहा था। वो सब अब बंद हो जाएगा। यानी कि सुबह 3 घंटे बस 4 घंटे आपको ज़रूरी सेवाएं मिलेंगी, यानी कि दूध और सब्जी, फल, किराने का जो भी सामान है वो आप सुबह खरीद लीजिए और फिर उसके बाद सुबह 11 बजे से जो बंदी होगी वो अगले दिन सुबह 7 बजे तक चलेगी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई पहले भी तो लॉकडाउन था, अब इस लॉकडाउन में क्या फ़र्क है। तो जो 25% दफ्तर खुले हुए थे, सभी दफ्तरों को 25% चलाने की इजाज़त थी, वो बंद हो जाएगी। 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई हैं। 12वीं की परीक्षा के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। 15 दिन का ये पूर्ण लॉकडाउन होगा। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर पाबंदियां हो सकती हैं और भी पाबंदियां आ सकती हैं। इन पाबंदियों में ये भी हो सकता है कि किस तरीके से सिर्फ स्टिकर वाली गाड़ियां ही सड़क पर निकलेंगी। उसको लेकर ट्रायल शुरू है पहले से। मुंबई में एक लेन बन चुकी है जहां पर आप स्टिकर वाली गाड़ियों से ही सिर्फ एंटर कर सकते हैं, बाकी की गाड़ियों को पुलिस रोक देगी। तो ये तमाम चीजें हैं, हो रही हैं। इस सब के बीच में मुझे पता है अखिलेश कि पूरे देश से बुरी खबरें हैं, लेकिन एक अच्छी खबर मुंबई से ये है कि मुंबई में आंकड़े जो हैं वो थोड़ी सी राहत देने वाले हैं। ये लगातार दूसरा दिन है तब जब आंकड़े थोड़े से कम हुए हैं। तकरीबन 46,000 47,000 टेस्ट हुए हैं,
जिसमें से 7,000 लोग पॉजिटिव पाए गए, 7,000 से थोड़े से ज़्यादा। और जो मौत का आंकड़ा मुंबई में पिछली लहर में 50-52 तक पहुंचा था, जो इस बार यहाँ पर 54-55 प्रतिदिन पहुंच चुका था। मुझे पता है कि ये बड़ा असंवेदनशील लगता है कई लोगों को बोलना कि हम मौत को ऐसे नंबर्स में से तौल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमें सांख्यिकी देखनी पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बताना पड़ता है हालात को। तो ये नंबर कम हो गए हैं, ये नंबर 30-35 तक जाकर रुक गए हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो मुंबई में जो केईएम हॉस्पिटल के पूर्व डीन है, उनका कहना है, खुद बीएमसी का कहना है कि जो लहर जिस तेजी से मुंबई में और महाराष्ट्र में ऊपर गई थी, वो उसी तेजी से नीचे भी आ सकती है। और हम सब इस समय ये उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि अगर ये ट्रेंड इसी तरीके से जारी रहा तो ये कम से कम महाराष्ट्र और मुंबई में जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है पूरे देश के ऊपर यहाँ का कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी होगी और बाकी की ज़रूरी सेवाएं, वो थोड़ा सा कम होगा। और दूसरा ये भी कि ये ट्रेंड कितने दिनों कि जो लहर जिस तेजी के साथ ऊपर गई थी उसी तेजी के साथ नीचे आए। और जिस बात का जिक्र अभिषेक कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ऑक्सीजन की कमी है, सिर्फ महाराष्ट्र तक ही ये समस्या सीमित नहीं है, दिल्ली समेत कई राज्य इस कमी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में इस पर बहस हुई, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि पहुंचे थे। दिल्ली सरकार ने कहा कि उन्हें तुरंत पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, अगर इसकी कमी हुई तो संक्रमित मरीज मरेंगे। जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली का गणित गलत है और राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन दी जा रही है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि स्टील और पेट्रोलियम में उत्पादन कम कीजिए ताकि ऑक्सीजन मरीजों को मिल सके। कोर्ट ने पूछा कि लॉकडाउन लगेगा तो ये चीजें आखिर कहां बिकेंगी। केंद्र ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि आज रात तक इस बारे में आदेश जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्टील और पेट्रोलियम क्षेत्र बिग लॉबी और बिग पॉकेट हैं, लेकिन उन्हें अभी जो हालात हैं उनसे अवगत कराइए। केंद्र ने इस पर जवाब देते हुए आज रात तक आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से अपील की है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर कल सुबह तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो हाहाकार मच जाएगा। और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, काफ़ी गंभीर स्थिति हो गई है दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर के, और जो हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणियां की गई है, केंद्र अपनी ओर से ज़रूर ये कह रहा है कि आज रात तक इस बारे में आदेश जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आगे इस तरह की परिस्थितियां न बने इसके लिए क्या कदम उठाने की बात हो रही है? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने करीब 3.5 घंटे तक अखिलेश आज सुनवाई की है और ऑफ द बोर्ड जाकर आज सुनवाई की है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि ये असाधारण परिस्थितियां हैं और दिल्ली में किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत ना हो, जान लोगों की बचाई जाए, ये उसकी प्राथमिकता है। और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने लंबे चौड़े डायरेक्शन जारी किए हैं। ऑक्सीजन को लेकर बहुत सारी बातें की हैं, कहा है कि ऑक्सीजन का इंतजाम होना चाहिए, जो इंडस्ट्री है उनसे ऑक्सीजन उनकी कट की जाए, केंद्र सरकार कट करे, स्टील पेट्रोलियम जो भी इंडस्ट्री है, और वो ऑक्सीजन जो है वो अस्पतालों में भेजें। अस्पताल किसी मरीज को ये नहीं कह सकते कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वो इंतजार करे। ये भी कहा है कि आर्थिक हित जो है, इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है, वो लोगों की जान से बढ़कर नहीं है, उसके ऊपर नहीं है। तो लिहाजा बहुत सारे डायरेक्शन जारी किए हैं, लैब के टेस्ट को लेकर, अस्पतालों में बेड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, खासतौर पर ऑक्सीजन वैक्सीन को लेकर किस तरीके से एनडीटीवी का हवाला दिया गया है कि 44 लाख वैक्सीन जो है वो बर्बाद हो गई हैं, उसको कैसे बचाया जाए। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई जा सकती है, ये भी कहा गया है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है उसको लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आमने सामने वहां भी दिखे। दिल्ली सरकार का ये कहना था कि 973 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज की डेट में चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की ये दलील थी कि ये आंकड़ा गलत है, ये गणना भी गलत है, कैलकुलेशन भी गलत है, इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और इंतजाम कर रहे हैं सभी राज्यों के लिए। जी शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज रात तक केंद्र सरकार के आदेश के बाद शायद दिल्ली में हालात कुछ बेहतर हों। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। दिल्ली से बड़ी संख्या में कामगार अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें कुछ वैसी ही हैं जैसी पिछले साल नजर आई थी। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। प्रवासी मजदूर मुरली अपने परिवार के साथ सीतापुर जाने वाली बस पकड़ने आनंद विहार बस अड्डे जा रहे हैं। वो राजमिस्त्री हैं
लेकिन कुछ दिनों से काम नहीं मिल रहा। लॉकडाउन के अंदेशे ने काम मिलने के आसार और कम कर दिए हैं। जब सब बंद है तो कहाँ जाएंगे? तो सब बंद है। तो आपका घर कहाँ है? सीतापुर से पहले 20 किलोमीटर। कहाँ पर? लखनऊ से पहले है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो कैसे जाएंगे आप लोग? बस से जाएंगे, देखो मिल जाएगी तो नहीं, पैदल ही जाएंगे और क्या। और क्या, ऐसे ही थोड़ी कोई चला जाता, जब यहाँ काम मिलता, खाने को मिलता तो थोड़ी ना जाते वहाँ। तो पैसे खत्म हो गए आपके? अरे पैसे ही खत्म होंगे जब भी तो घर जाएंगे ना, और पैसे रहेंगे तो यहीं ना रहते हम लोग। मुरली जैसे सैकड़ों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूर लॉकडाउन जैसे नए हालात में अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का संकट एक बार फिर बढ़ रहा है। पिछले एक साल में ये दूसरा मौका है जब लॉकडाउन लगने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा, पैसे खत्म हो चुके हैं और मजबूर होकर कई असंगठित क्षेत्र के मजदूर अपने परिवारों के साथ वापस अपने गांव जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठनों में एक सेंटर फॉर ट्रेड यूनियंस ने मजदूरों के लिए भारत सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। नो वेज कट ड्यू टू लॉकडाउन कि 7,500 रुपीज जो जितने नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिली है सबको इंश्योर करना चाहिए। कैश सपोर्ट डायरेक्ट कैश। एंड देन अबाउट द फूड ग्रेन जो है ना, 10 किलो ऑफ फूड ग्रेन पर मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर 6 मंथ्स। उधर श्रम मंत्रालय ने इन मजदूरों को जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए 20 कंट्रोल रूम नए सिरे से शुरू किए हैं। श्रम मंत्रालय ने फिर से जैसे पिछले वर्ष अप्रैल 2020 में 20 कंट्रोल सेंटर शुरू किए थे, हमने फिर से आज से ये ऑर्डर निकाल दिया है और ये सारे के सारे 20 कंट्रोल सेंटर विविध राज्यों में कार्यान्वित किए गए हैं। जाहिर है पिछले साल की तरह एक बार फिर प्रवासी मजदूर संकट में हैं और भारत सरकार को उन्हें राहत देने के लिए बड़े स्तर पर जल्दी पहल करनी होगी। दिल्ली से मनु नायर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।